अब हम शुरू करते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें हम पहला लॉ पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ या रुको, पहले ये ट्रायंगल लॉ से पहले रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन सुनो। वेक्टर की डेफिनेशन सुनो। इट इज अ सिंगल वेक्टर which denotes the net value or result given by more than two or more than two vectors by vector laws of addition। रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, जैसे कि मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी। अगर हमें इसका नेट रिजल्टेंट निकालना है कि हमें चाहिए कि ये दो वेक्टर्स ना रहे, एक सिंगल वेक्टर की फॉर्म में हमें इन दोनों का रिजल्ट मिल जाए, तो हम उस वेक्टर को रिजल्टेंट करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पहले मैं आपको पहला लॉ सिखाता हूँ, ट्रायंगल लॉज ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मान लो ये दो वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर, अगर और एक ये वेक्टर है, ये मैंने अभी डेरिवेशन क्लास रखे हैं, ये किसी में भी हो सकते हैं। देखो दो वेक्टर्स हैं, अब हमें इसका रिजल्टेंट चाहिए, कैसे करें? आओ देखो, अगर मैं इसको इन्हें ऐसे रख दूं, ये ऐसे रख दूं, ये ए वेक्टर है। अब हमें थोड़ा इसके मैग्नीट्यूड से काम है, अभी हमें इसके वेक्टर से काम नहीं है, डेरिवेशन में हमें इसके मैग्नीट्यूड से काम है। बेसिकली मैं बता दूँ, मैग्नीट्यूड सिंपल एक वैल्यू ही होती है, 3, 4, 5 ऐसे, मतलब वैल्यू ही एक होती है और कुछ नहीं होता। मैग्नीट्यूड का मतलब ही यही होता है। अब 3 मीटर्स होता है, उसमें 3 क्या होती है? इसका मैग्नीट्यूड होता है, बाकी तो यूनिट होते हैं, है ना। ये बी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, अगर मान लो मैंने इन दोनों वेक्टर्स को रख दिया, अगर मुझे इसका रिजल्टेंट चाहिए तो ये इसी ऑर्डर में होना चाहिए। देखो ये ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसकी ये देखो हेड से इस ए की टेल जुड़ दी है, ये इसे हमें ऐसे ऑर्डर में रखना पड़ेगा। लेकिन
अगर हमें इसका रिजल्टेंट लिखना है तब ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये टेल से ये हेड ना जोड़ देना है, फिर नहीं आएगा आंसर। अब ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो इसकी थर्ड साइड ये रिजल्टेंट वेक्टर है। थर्ड साइड फिर रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगी जब ऑर्डर चेंज करके, ठीक है। अगर जब इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो थर्ड साइड रिजल्टेंट वेक्टर को डिनोट करने लगेगी। और इसके फॉर्मूले की डेरिवेशन करते हैं। चलो, ये डॉटेड लाइन है ना, समझिए ना। मान लो ये थीटा एंगल है और ये फाई है। अभी फाई का काम नहीं है, अब थीटा का काम है। अगर ये देखो, अब हमें इसको थोड़ा नोट्स कर लेते हैं। अगर हमें ये पी एस की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा साइन थीटा तो पता ही होगा, तब थोड़ा कॉस थीटा साइन थीटा से खेलते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये मैं डायरेक्ट भी दिखा देता है अभी मैंने, लेकिन वो कंपोनेंट्स और वेक्टर नहीं बताया, वो अगला टॉपिक है। ये ट्रायंगल लॉस के बाद, ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन पूरा करवाने के बाद। पी आर, अब देखो ये पी आर जो है इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर है। मैंने बताया था ना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये एक वैल्यू ही है, तो इसकी लेंथ है। तो पी आर को हम अब ए का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। तो पी एस आ गया ये पहली वैल्यू आ गई हमारे पे। अब दूसरा, अब हमें इसका तो चाहिए, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू आर एस अपॉन पी आर। अब फिर से पी आर का मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड है ना, तो आर एस आ गया तो बस। अब हम दो वैल्यूज़ में दिखा देता हूँ। जो पी एस है ये जो पी एस है ये हमारे पे है वैल्यू। और ये पूरे की लेंथ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस आर एस की लेंथ, इस पूरे की क्यू एस की लेंथ होगी। ये तो हमें दिख रहा है और ये आर एस हमने निकाल लिया है, तो इन दोनों का एडिशन ही क्यू एस की भी होएगा। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस ये आर एस की वैल्यू जो हमारे पास है। बस अब कुछ नहीं करना, देख लो ये डायग्राम यहाँ देख लो, क्योंकि मैं पेज पलटने वाला हूँ। ये पी क्यू एस इस वाले, चलो यहीं करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये इन ट्रायंगल पी क्यू एस अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। बस पी क्यू का स्क्वायर हमें यही तो चाहिए, ये आर वेक्टर की तो वैल्यू चाहिए हमें, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
पी एस का स्क्वायर, क्यू एस का स्क्वायर, तो ये हमारे पास है, तो ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना। अच्छा, ये स्क्वायर को हटा दें तो ये इस पर रूट आ जाएगा। ये पी एस का स्क्वायर ये रहा, और ये क्यू एस की जगह ये डाल दो बस। cos थीटा। अब देखो भाई, अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है वाला फॉर्मूला बन रहा है ना, ये दिख रहा होगा। बस इसे खोलना, ये ए स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मेरी जगह नहीं है, वरना पूरा खोल के दिखा देता। चलो चलो जितना खुलता दिखा ही देता हूँ, फिर अगले पेज पे बाकी का दिखा दूँगा। ये देखो, वरना समझ में नहीं आएगा। स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ये अभी रूट में ही है, पूरा रूट में ही है, आगे प्लस चल रहा है, 2 mod a, ये देखो ये स्क्वायर है, ए बी कॉस थीटा। चलो अगले पेज पे चलते हैं, किसी ने वहाँ नोट करना है कर लो, अब मैं दिखाता हूँ आगे। अब पीछे हमारे पे वैल्यू बनी थी, है ना, पीछे ये बना था ना, ये मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाला फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे। कोई किसी को अगर नहीं पता तो ये नोट कर लो। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें देखो, ये दोनों ध्यान से नोट करो। अगर मैं इसमें से ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला बन जाएगा। यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ से ये थीटा वाले टर्म्स हट रही हैं, 1 बन जाएगा ये। तो फिर ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हमारे पे बनने जा रहा है मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हाँ ठीक है, अब आपको डेरिवेशन इसकी समझ में आ गई होगी। चलो ये स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट थी जरूर, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स या ट्रायंगलों में से एक डेरिवेशन जरूर आती है। अब सेकंड, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। अच्छा, मान लो हमारे पास स्पेस में ये दो वेक्टर्स हैं फिर से, जिसमें मैंने पीछे बताया था। अब इसका फिर से हमें इसे मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर का। इसका एक और तरीका भी है। अगर मैं इस बार देखो, अच्छा ये यहाँ पे एक और फॉर्मूला मैं बता दूँ,
ये देखो, अब ये tan फाई का काम आएगा। अब ये tan फाई की वैल्यू है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं जेई में, तो पूछ लेते हैं। खैर इस पे तो फॉर्मूला आंसर क्वेश्चन आ जाता है कई बार, और बोर्ड में भी बहुत ज़रूरी है एक बार ये। अगर आप जब ये अगर डेरिवेशन पूछें स्कूल में, अगर आप ये tan फाई लिख दोगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे, तो इसलिए अगर ये tan फाई लिख देंगे तो अच्छा लगेगा, नॉलेज आपकी पता चलेगी। PS/QS, और इतना कोई मुश्किल है नहीं। बस ये वाली आपको क्या करना है, बस इन दोनों का ये रेशो उठा के यहाँ रख दो बस। बस आ गया आंसर। ये रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सब कुछ लॉजिकल है। फिर से हमें मैग्नीट्यूड से ही काम है। अगर मान लो हमने इसे ऐसे रख दिया, तो मैं अब थोड़ा सा सुंदर डायग्राम यहाँ पे दिखा देता हूँ डेरिवेशन के लिए। देखो इस बार देख लो, इस बार ऑर्डर सेम नहीं है। ये इस बार हेड से टेल नहीं जुड़ा, टेल से टेल जुड़ी हुई है। अगर ये दो वेक्टर्स ऐसे रख दिए, ये ट्रायंगल जैसे ऑर्डर में नहीं रखा, ये अलग ऑर्डर में है, तो इसका डायगोनल ये डायगोनल इसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करेगा। ठीक है, अगर ये ऐसे रखा हुआ है कि इसका अब डेरिवेशन देखते हैं इसके फॉर्मूले का। सेम फॉर्मूला सेम आने वाला है। डेरिवेशन दिखा देता हूँ। मान लो ये इन दोनों के बीच का ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। अच्छा, मैं ये पैरेललोग्राम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं ये पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हैं। आपको पता होगा पैरेललोग्राम हैज़ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो अगर ये PQRS अगर हम मान रहे हैं एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड सेम होनी चाहिए। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं ये देखो, ये इसकी अपोजिट साइड्स है PS और QR, है ना। PS और QR अपोजिट साइड्स हैं, तो ये पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, तो इसका मैग्नीट्यूड भी A mod ही होएगा। हाँ, तो इसका भी अगर मैग्नीट्यूड A mod ही है, ये A mod लिखा मैंने। अच्छा, अब देखो, ये देखो, अगर हम ये PQ और PS को मैं 2 मिनट के लिए साइड में कर दूं, भूल जो यहाँ पे था ये कुछ, तो ये तो पिछले वाला डायग्राम ही बन गया। देखो सेम, ये अभी मैं ए वेक्टर से ये, अगर ये देखो ये पैरेलल है, तो ये थीटा ही एंगल होना चाहिए। अगर ये पैरेलल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाला कंसेप्ट। हाँ, अगर तो अभी मैं ये कॉस थीटा से एक कॉस थीटा लिख के ये इसकी वैल्यू लिख दूंगा, या भाई ये लिख दूंगा, सेम प्रोसीजर हो जाएगा आगे, है ना। इसका अब सेम प्रोसीजर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, अब ये एक कॉस थीटा लिख के RT की वैल्यू लिखना, B प्लस A कॉस थीटा आ जाएगा, इसकी वैल्यू QT की वैल्यू फिर से A साइन थीटा आ जाएगी। उसको आप फिर से इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम ला के रख देना, सेम फॉर्मूला आ जाएगा। मैं बता देता हूँ, आप ट्राई करना इसे, ठीक है।
सेम फॉर्मूला आ जाएगा। एक बार करके ज़रूर देखना, वरना नहीं है बैठेगा दिमाग में। एक बार करके ज़रूर देखना। ये भी डेरिवेशन पूछ लेते हैं। कुछ भी नया नहीं है, बस डायग्राम थोड़ा सा अलग है, बाकी सेम है। बाकी प्रोसीजर एक बार बस ये बना लिया, उसके बाद ये ट्रायंगल को बस देखना, बाकी का काम है ही नहीं। ठीक है, सेम फॉर्मूला आएगा, बिल्कुल सेम। अच्छा एक बात सुनो, ये बेसिकली A+R वेक्टर जो मैं निकाल रहा हूँ ये कुछ नहीं है, ये इसका कंबाइंड मॉड ही है, A+B का कंबाइंड मॉड, ये R और कुछ नहीं है। अगर हम ये वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये बेसिकली यही है। ये बस वेक्टर एडिशन है, ये सिंपल एडिशन है। इस पे अगर मॉड, इसका मॉड आ जाए तो ठीक है, ये वेक्टर एडिशन से कर रखे, उससे ये फॉर्मूला आया। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट वेक्टर लो, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स। अब यहाँ पे तो हम सिर्फ दो वेक्टर से खेल रहे थे। सॉरी, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मान लो अभी तक तो हमारे पास सिर्फ दो वेक्टर्स थे, तो अगर अब हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स हो स्पेस में 5, 6, 10, 15, 100 जितने मर्जी, अगर मान लो ये एक वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है, ये D वेक्टर है, ये E वेक्टर है। स्पेस में हमारे पास इतने सारे वेक्टर्स हैं, अगर हमें इन सब का रिजल्ट निकालना है तो उसके लिए हमें बस इतना करना पड़ेगा, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है। देखो कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, ये देखो हमें बस ये करना है, ये A वेक्टर लगा दिया, इसके पीछे ये B वेक्टर लगा दिया, जैसे हमने वो ट्रायंगलों में किया था, टेल के पीछे हेड, हेड के पीछे टेल, हेड के पीछे ऐसे करते जाओ। बस ऑर्डर थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ई वेक्टर, तो अगर आप इसको ऐसे लगा देंगे, उसके बाद जो उसकी बची हुई साइड होगी उसका अगर हम ऑर्डर, जैसे हमने वहाँ पे ऑर्डर चेंज किया था, ये वैसे ही यहाँ पे अगर ऑर्डर चेंज करके एक वेक्टर लिख देंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगा। हमें बस इतनी बात इसमें देखनी है। ठीक है, बढ़िया। तो ये बस इसका अभी रिजल्टेंट वेक्टर है, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, बस इतना ही हमें इसमें जानना था। अब मैं फटाफट आपको कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बता देता हूँ। सॉरी, अगर मान लो ये हमारे पास XY प्लेन है,
इसके अंदर मैंने मान लो ये ए वेक्टर लिया, अगर ये ए वेक्टर है, ये एक्स एक्स का थीटा एंगल पे है, ये स्पेस में मैंने एक वेक्टर लिया है, तो फिर अगर हमें मान लो हमें अब ये एक रैंडम एंगल पे है, इसको हम ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये लेकिन हम एक्स वाई प्लेन के बारे में जानते हैं, तो अगर ये कहीं किसी तरह एक्स वाई प्लेन की फॉर्म में आ जाए, एक्स वाई की मतलब डायरेक्शन में दिखे, फॉर्म में दिखे, तो हम इसे थोड़ा बहुत डिफाइन कर सकते हैं ना। तो चलो इसको थोड़ा खेलते हैं, जैसे हमने पीछे कॉस थीटा वगैरह करा था ना, ये हम थोड़ा सा डिनोट करते हैं ओ और, ठीक है, ये साइन थीटा लिया। अच्छा ये देखो, ये पी क्यू और ओ आर की दिख रही हो ना, सेम लेंथ है, देखो ये स्क्वायर एकदम सेम है बिल्कुल, ठीक है ना, पी क्यू अपॉन ओ पी, ये मैग्नीट्यूड ही है। अगर ओ पी की का मैग्नीट्यूड ये हमारे पास ए दे रखा है, तो ये हो जाएगा, पी की वैल्यू मॉड ए साइन थीटा होगी, ये इधर गया है ना। अच्छा ठीक है, अब कॉस थीटा ले लेते हैं, इसका कॉस थीटा होगा ओ क्यू ऑन पी ओ, तो कॉस थीटा अभी फिर से ये वेक्टर आ जाएगा पी ओ की जगह बस, अच्छा कहीं को दिमाग में आ रहा है ये यहाँ ने पी ओ लिखा है, वो पी लिखा, कोई बात नहीं है, आपको पता होगा सेम होता है, क्या नाम है। अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो मैं साइड्स लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, देखो अगर वेक्टर होता तो गलत होता, तो आप कहते कहीं कह रहे हैं ये माइनस क्यों नहीं लिखा, अभी तो कहते नेगेटिव वेक्टर है, नहीं अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड का यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है। ओ पी लिखो, बाकी अगर किसी को डाउट हो रहा है तो चाहो ये ओ पी ओ की जगह ओ पी ही लिख दो, जैसे वहाँ लिखा है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी मैं मैग्नीट्यूड से कर रहा हूँ, मैं वेक्टर से नहीं अभी मैं कर रहा, अभी मैं इसको सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड यूज़ कर रहा हूँ। अब ये हमारे पास ये आ गया, तो बस ये इसे ऐसे यहाँ ले जाओ, अच्छा अगर मान लो, अब मैं ये बात बता दूँ, फॉर एक्स एक्सिस हम यूनिट वेक्टर को आई कैप लेते हैं, फॉर वाई एक्सिस हम यूनिट वेक्टर जे कैप लेते हैं, है ना। अब हमें ओ क्यू का ओ क्यू का और ओ आर का, क्योंकि पी क्यू और ओ आर की सेम लेंथ है, तो फिर ये ओ आर, ये जो हमने निकाला है, ये एक तरह से ओ आर और पी क्यू एकदम सेम है, ठीक है ना। हाँ, ओ आर और ओ क्यू का हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया है, एक्स वाई और इसका यूनिट वेक्टर भी हमें पता है, तो अब हमें बस वेक्टर लिखना है ना। मान लो मुझे ए वेक्टर लिखना है एक्स और वाई की फॉर्म में, है ना, और अभी मैंने आपको बताया फॉर एक्स एक्सिस हम आई कैप इसका यूनिट वेक्टर लेते हैं, और फॉर वाई एक्सिस हम इस जे कैप यूनिट वेक्टर लेते हैं। अच्छा मैंने आपको एक याद है फॉर्मूला बताया था पीछे, यहाँ पे नहीं,
यहाँ पे नहीं, ये देखो, ये मैंने फॉर्मूला बताया था ना, वेक्टर ए और ये कैब है, क्या ए कैब और वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का रेशो, यही ए कैब होता है ना, यही हम यूज़ करेंगे। अगर और एक और बात, और अभी मैंने पीछे जब ट्रायंगल लॉ में बताया था, ठीक है, यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम यूज़ करना तो वो बताता हूँ। पैरेललोग्राम लॉ में बताया था कि एक रिजल्टेंट वेक्टर का ये वेक्टर एडिशन होता है ना, ये रिजल्ट इन दोनों का वेक्टर एडिशन रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, यही हम यूज़ करेंगे। ये देखो, बेसिकली ये एक स्क्वायर टाइप कोई चीज़ बना रहा है ना, लेकिन हम इस यहाँ पे भी पैरेललोग्राम लो तो लगा सकते हैं। अब अगर सारी साइड सेम हो रही हैं तो ये जरूरी, तो ये तो नहीं हम कह सकते ये पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेलल साइड्स हैं। एवरी स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम बट एवरी पैरेललोग्राम इज़ नॉट अ स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है तो हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल हैं, सेम अपोजिट साइड इक्वल भी हैं, तो पैरेललोग्राम हम लगा सकते हैं। अच्छा, मान लो ये देखो, ये पी ओ, अब हम इसे वेक्टर की फॉर्म में, सॉरी, ये अगर मान लो ऊपर ये, अगर अब हम इसे पी ओ वेक्टर ले लें, अब अगर आप ये बात कहोगे कि, तो मैं सही कहूँगा क्योंकि अब हम वेक्टर से कर रहे हैं, ये बाद वाला चीज़ पहले आएगी, ठीक है, ये अब पी ओ ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर अब ये पी ओ वेक्टर और ये ओ आर वेक्टर होएगा, ठीक है, और ओ क्यू वेक्टर, ठीक है, ये मैं बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अब बस हमें इसकी वैल्यूज रखनी है। अब देखो, ओ पी वेक्टर तो हमें पता है, ये हमारा ए वेक्टर ही है, इसको ही तो हमने इसकी फॉर्म में लिखना है। तो ये ओ आर वेक्टर बेसिकली हम अगर इसके फॉर्म में लिखें, तो अगर मैं देखो ये ए वेक्टर को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, बस ये इधर ले गया है ना, तो बस यही करना है हमें काम। ओ आर वेक्टर का हमें ये इस यूनिट वेक्टर लिखना है, और हमें पता है ओ आर वेक्टर अगर यहाँ पे ये वाई की तरफ है ना, और इसका यूनिट वेक्टर मैंने बताया था जे कैब होता है, तो बस ये जे कैब, वैसे बाद में लिखते हैं, मतलब बाद में लिखो पहले लिखो कोई फ़र्क नहीं वैसे पड़ता, लेकिन वैसे डिनोट करने के लिए हम बाद में लिखते हैं। तो और हमें पता है हमारे पास ये ऊपर वैल्यू है ओ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास मॉड ए साइन थीटा है ना, तो मेरे पे जगह नहीं थी यहाँ पे, देखो वैसे यहाँ पे भी लिखो, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। और ओ क्यू वेक्टर ये एक्स एक्सिस की तरफ है, तो उसका हमें पता है आई कैब होता है यूनिट वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास है मॉड ए कॉस थीटा।
बस इसे यहाँ रख दो। ठीक है, यही इसके ऐसे कंपोनेंट्स इसके लिखते हैं कंपोनेंट्स की फॉर्म में, यही है। अब मैं इसका सिंपल ट्रिक बताता हूँ, हर जगह ये नहीं, इतना लंबा का प्रोसीजर नहीं करना। सिंपल, जिस तरह थीटा होता है उस तरह अगर कंपोनेंट कर देंगे तो ये इसका कोस थीटा वाला कंपोनेंट ही हमेशा आएगा। जिस तरह उसका थीटा लेंगे, मान लो ये वाला अगर एन थीटा है, ये फाई है, बाकी का बचा फाई को हम डिनोट कर लेते हैं। अगर मैं फाई की फॉर्म में इसके कंपोनेंट्स लेना चाहता था और अगर मैं इधर करता, इस बार साइन थीटा नहीं आता, जिस तरफ का थीटा का हम कंपोनेंट लेते हैं वो हमेशा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है। अगर मैं ये फाई की फॉर्म में लिखता तो ये मोड ए कॉस फाई यहाँ पे आता। अभी मैंने थीटा की फॉर्म में यहाँ पे सारा आपको करके दिखाया, तब मैंने इधर लिया है तो अब ये यहाँ पे थीटा नहीं था क्योंकि मुझे थीटा की फॉर्म में लेना है, इसलिए ये पी ओ यानी मॉड ए साइन थीटा यहाँ पे आया। लेकिन अगर मैं फाई यहाँ पे ले रहा हूँ, फाई की फॉर्म में करना है तो यहाँ पे ये लिखता। ठीक, समझे? अब ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा हमें। ये अभी मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे, धीरे धीरे समझ आ जाएगा, एक दो बार फिर से देखोगे समझ में आ जाएगा। ये बस हमें जिस तरह का थीटा का हमें कंपोनेंट लेना है उस तरह कॉस थीटा वाला, दूसरी तरफ साइन थीटा वाला आ जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, बेसिकली अब हमारे सिर्फ दो टॉपिक्स बचे हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चलो वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, जब ए वेक्टर को इन 3D प्लेन में 3D प्लेन में हमारे पास जेड एक्सिस भी होएगा, तो जेड एक्सिस का यही नोट कर लो, का यूनिट वेक्टर के कैप से हम डिनोट करते हैं। अब जो काम हमने वो किया था ना, तो हमें उसकी 3D प्लेन की डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, बस उसे बस ऐसे लिख देंगे हम, उसको कॉस थीटा वगैरह के हम फॉर्म में लिख पाएंगे क्योंकि उसमें रैंडम एंगल्स आते हैं, इतनी मैथ्स में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बस उसको आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में लिख देंगे। ये एक्स मान लो इस तरह का मैग्नीट्यूड है, ये वाई एक्सिस तरफ का वाई एक्सिस वाला मैग्नीट्यूड है और वो जेड एक्सिस वाला, और ये के कैप। थैंक यू।